चलो रेडी करते हैं। देखो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का नाम है मार्केट। आपको मैंने कल मार्केट की मीनिंग बता दी थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक को। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक को। देखो सिंपल सी भाषा में समझने के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, आप भी नोट डाउन करते जाओ। पहला तो न्यूमेरियस, सेलर्स एंड बायर। अब देखो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या? न्यूमेरियस, बायर एंड सेलर, गुड्स एंड सर्विस, कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, प्राइस डिटर्मिनेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट एंड सिचुएशन। ये पांचों चीजें अगर हो रही होंगी ना तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मार्केट है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेजिटेबल मार्केट। किसका एग्जांपल लिया हमने? वेजिटेबल मार्केट। तो क्या वेजिटेबल मार्केट के अंदर बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं? आप एक वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे सब्जी वाले हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरियस सेलर। हम सारे लोग वहां पे खरीदने जाते हैं तो क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरियस बायर। ये पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया मार्केट का। मतलब आपको अगर किसी भी प्लेस को मार्केट बनाना है तो वहां पे क्या होने चाहिए? बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया, समझा सेंस? आगे गुड्स एंड सर्विस। अब वहां पे आप लेने क्या जाओगे? वेजिटेबल लेने गए ना, तो वेजिटेबल क्या हो गया आपका? गुड्स। अब हम लोग हॉस्पिटल में क्या करवाने जाएंगे? दवाई लेने जाएंगे ना, तो सर्विस हो गई। यहाँ पे तो मैंने आपको गुड्स एंड सर्विस का वो बताया। तो आप मार्केट में लेने क्या जाते हो? गुड्स। तो किसी भी जगह पे अगर गुड्स एंड सर्विस है तभी वो क्या बनेगा? मार्केट बनेगा। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आसान है बट इतना जान के चलो कि गुड्स एंड सर्विस भी अवेलेबल होना चाहिए। आप गए क्यों हो मार्केट में? कोई ना कोई चीज को परचेज करने। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया। तीसरा कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। अब देखो जो बायर एंड सेलर है यहाँ पे याद क्या रखना है? या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। डायरेक्टली मतलब कैसे? जैसे आप सब्जी मार्केट में चले गए या कपड़े लेने की कपड़े की दुकान पे चले गए, तो ये कौन सा मीटअप हो गया? डायरेक्टली मीटअप। आपको कपड़ा लेना था, आप कहाँ पे चले गए? कपड़े की दुकान पे, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया। आपने वो कपड़ा अमेजोन से मंगा लिया, तो ये कौन सा कॉन्टेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। मैं इसमें दो चीज है, क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आपको कपड़ा चाहिए था तो आप कहाँ चले गए? दुकान पे, ये कौन सा कॉन्टेक्ट हो गया? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। और अगर आपने ऑनलाइन मंगा लिया तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए किसका? बायर्स एंड सेलर का। ये हो गया तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। टेंशन मतलब लिखना क्या है वो तो मैं दूंगा, यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। चौथा प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन की जगह पे आप लिख लो प्राइस डिसीजन। अब किसी भी मार्केट के अंदर प्राइस का डिसीजन कैसे लिया जाता है? किसी भी मार्केट के अंदर प्राइस का डिसीजन कैसे लिया जाता है? उस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई पे। किसके ऊपर? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ये समझ में आया? इजी सी भाषा में, आप जिस मार्केट में हो उस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, उसी के ऊपर से प्राइस रखा जाता है। इसमें और डीप में समझाऊं? जरूरत लग रही है? आगे इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है बोथ पार्टीज के पास होनी चाहिए। कौन हो गया वो? सेलर्स हो गए प्लस बायर्स हो गए। अब ये इंफॉर्मेशन दोनों पार्टी के पास क्यों होना चाहिए? ये हेल्पफुल होगा क्या करने में? डिसीजन लेने में। क्या करने में? डिसीजन लेने में। ये जो है ना आपका इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट सिचुएशन, बोथ पार्टीज के पास मार्केट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सेलर को भी डिसीजन लेना आसान होगा और बायर को भी डिसीजन लेना आसान होगा। सेलर को क्या डिसीजन लेना आसान होगा? उसको ये पता होगा कि किस तरीके का लोगों को प्रोडक्ट चाहिए। अगर ये मार्केट इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो वो वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा। और कंज्यूमर को क्या डिसीजन लेने में आसान होगा? उसको ये पता होगा कि कौन कौन सा सेलर उनको कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसको पता होगा कि उसको कहां से जाके खरीदना है। यही होता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। एकदम डीप में अभी नहीं बताया है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज है, गुड्स एंड सर्विस के अंदर आपको लिखने के लिए क्या चाहिए होगा? यहाँ पे मैंने इजी सा याद तो रखवा दिया। लिखने के लिए देखो, एक इंसान को नीड होती है, फिर वो नीड की डिमांड करता है, फिर वो गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल हो जाती है। अब ये क्या है समझो। मान लो हम लोगों को नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए हम लोग क्या डिमांड करेंगे? एजुकेशन की। तो हमको स्कूल और कॉलेज में क्या मिल जाएगा? एजुकेशन। समझ में आया? गुड्स एंड सर्विस में क्या लिखना होगा? पहले इंसान को क्या होती है? नीड होती है, फिर उस नीड को वो किस में कन्वर्ट कर लेता है? डिमांड में। फिर वैसे डिमांड का प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये था आपका गुड्स एंड सर्विस के अंदर लिखने का कंटेंट। क्लियर हो गया? तो मार्केट अगर किसी को बोलना है तो ये 5 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या? बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले। दूसरा गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल होना चाहिए। कौन सा गुड्स एंड सर्विस? जिसकी हमको जरूरत है। फिर कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। खरीदने और बेचने वाले लोग एक दूसरे से मिलने चाहिए। वो कैसे मिलते हैं? या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। फिर प्राइस का डिसीजन डिमांड एंड सप्लाई पे लिया जाएगा। लास्ट में इंफॉर्मेशन होगी तो दोनों को डिसीजन लेना आसान होगा। लिख लो। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट।
आपको अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो कितना लिखना है वो ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट किया गया है लोकेशन के बेस पे, टाइम के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे, कंपटीशन के बेस पे और कंट्रोल के बेस पे। इन्हीं बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया गया है और क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? एक बार ध्यान से याद कर लो, फिर डिटेल में आपकी बुक में जितना है उतना समझेंगे। मार्केट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? लोकेशन के बेस पे, टाइम के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे, कंपटीशन के बेस पे और कंट्रोल के बेस पे। आपकी बुक में आप कितना पढ़ने जा रहे हो? लोकेशन के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे और कंपटीशन के बेस पे। लोकेशन बेस के ऊपर डिवाइड कैसे किया है? तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। हम लोग ये जो बोल देते हैं ना कि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग नेशनल ट्रेड कर रहे हैं, ये सब किसके बेस पे डिवाइड किया गया है? लोकेशन के बेस पे। हम लोग ये बोल देते हैं ना कि वो अंकल तो होलसेलर हैं और वो अंकल तो रिटेलर हैं। ये जो डिवीजन किया गया है किसके बेस पे किया गया है? क्वांटिटी के बेस पे। फिर हम लोग बोल देते हैं ना कि भाई वो जो सब्जी मार्केट है वहां पे तो बहुत कॉम्पिटिशन है, वहां पे बहुत सारे लोग खरीदने आते हैं, बहुत सारे लोग बेचते हैं। वो कौन सा है? कंपटीशन के बेस पे पहला परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट। बाकी हमने मोनोपोली, ओलिगोपोली ये सब सुना है, ये आता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। क्लियर है? तो कंपटीशन के बेस पे परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर आप वो सारी चीजें पढ़ोगे, मोनोपोली, ओलिगोपोली, फिर है मोनोपोलिस्टिक, कुछ रह गया? अब यहाँ पे देखो, लोकेशन के बेस पे पहला है लोकल मार्केट। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं वो क्या है? अंकलेश्वर, है ना? हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? जिस तालुका में रह रहे हैं उसका नाम है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर के अंदर अमित है, यानी मैं हूं। मैं क्या बेच रहा हूं? सब्जी बेच रहा हूं। तो मैं जो कहलाऊंगा, क्या कहलाऊंगा? लोकल मार्केट का वेंडर। क्या कहलाऊंगा? लोकल मार्केट का व्यापारी। क्लियर हुआ? एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी बिजनेस हो रहा है हम लोग उसको किसके अंदर गिनते हैं? लोकल मार्केट के अंदर। आगे आ जाओ, रीजनल मार्केट हमने कैसे बोला? मान लो कि मैं हूं क्या बेच रहा हूं? मैं घी बेच रहा हूं। मैं घी बनाता हूं सूरत में और मैं सप्लाई करता हूं कहां पे? अहमदाबाद में। मैं घी कहां पे बना रहा हूं? सूरत में, और मैं अहमदाबाद में भी सप्लाई करता हूं। ये कौन सा मार्केट हो गया? रीजनल मार्केट। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है एक सीबीएसई है और एक जीएससी भी है। तो सीबीएसई पूरे इंडिया में है तो वो हो जाता है नेशनल मार्केट। पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहा है सीबीएसई, तो वो कौन सा मार्केट हो गया? नेशनल मार्केट। अब जीएससी भी पूरे गुजरात में ही है, तो आप बोल सकते हो कि जीएससी बोर्ड कौन से मार्केट में आ रहा है? रीजनल मार्केट में। समझ में आ रहा है? जब हम लोग अपने एरिया में जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहां पे बिजनेस कर रहे हो, वो कौन सा कहलाता है? लोकल मार्केट। उस जगह से निकल के थोड़े और दूर पहुंचे, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुंचे या पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैले हो, क्या कहलाओगे? रीजनल मार्केट। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी और पूरे अपने स्टेट में भी कर रहे हो तो क्या कहला जाओगे? रीजनल मार्केट। भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद गुजराती इंडस्ट्री हो गई, ये सब किस में आ गए? रीजनल मार्केट में आ गए। नेशनल मार्केट, आप पूरी इंडिया में, मान लो गुजरात के अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं? डोसा बना रहे हैं, और हम लोग उसको पूरी इंडिया में, तमिलनाडु में भी बेचते हैं, हम लोग उसको कर्नाटक में भी बेचते हैं, हम लोग उसको जम्मू कश्मीर में भी बेचते हैं। कौन सा मार्केट हो गया? नेशनल मार्केट। अब मान लो इंडिया के अंदर हमने बनाया क्या? शुगर बनाया, और हम लोग इसको बेच रहे हैं कहाँ पे? दुबई में भी बेच रहे हैं हम लोग इसको, चाइना को भी दे रहे हैं, और हम लोग इसको यूएसओ को भी दे रहे हैं। इस टाइप के मार्केट को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर हो गया? अपनी एरिया में करेंगे तो लोकल मार्केट, अपनी एरिया से अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे रीजनल मार्केट, पूरे इंडिया में करेंगे तो नेशनल मार्केट, पूरी दुनिया के साथ करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट। कर लो। क्वांटिटी के अंदर हम लोग होलसेल मार्केट को देखते हैं। देखो, होलसेलर, जो भी बिजनेसमैन या जो भी ट्रेडर लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? होलसेलर। हम लोग दुकान पे जाके एक साबुन लेते हैं तो हम लोग रिटेलर कहलाए। एक इंसान प्रोड्यूसर के पास, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास जाके बोलता है मुझे 1 लाख साबुन चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेलर। जो एक साबुन खरीदेगा वो एक साबुन तो नहीं खरीदेगा, हाँ वो अभी रिटेलर का समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत है ना। जो 1 लाख साबुन खरीदेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होलसेलर। क्या बोलेंगे? होलसेलर। वो किस में खरीदता है? लार्ज क्वांटिटी में। किसको बेचता है? रिटेलर को। अब इंपॉर्टेंट इसका क्या फंक्शन है कि ये लिंक है किसके बीच का? प्रोड्यूसर और रिटेलर का बीच का लिंक है। चलो लिख लो, तब तक मैं इसका लिखता हूं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिटेल मार्केट के बारे में। जो भी ट्रेडर स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहा है वो किसके अंदर आ गया? रिटेल मार्केट में। अभी हम लोग ने होलसेल में देखा था कि 1 लाख साबुन जिसने खरीदा हमने उसको क्या बोला? होलसेलर। अब उस 1 लाख साबुन में से कोई उसमें से 150 साबुन मांगेगा, वो क्या कहलाता है? रिटेलर कहलाता है। अब वो 150 साबुन लाएगा अपनी दुकान में, रख लेगा। किसको बेचेगा? फाइनल कस्टमर को। अब साबुन को कौन यूज करेगा? कस्टमर। तो रिटेलर जो होते हैं वो लास्ट वाले कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ये भी याद रख के चलो। किसको बेच रहे हैं? फाइनल कस्टमर को, जो उस प्रोडक्ट का यूज करेगा। उसको सामान कौन बेचता है?
रिटेलर बेचता है। खरीद के किससे लाता है? होलसेलर से खरीद के लाता है। क्लियर हो गया? रिटेलर जो होता है वो लास्ट लिंक होता है इस पूरे चैनल का। सबसे लास्ट में कौन आया? रिटेलर। इसके बाद तो सीधा कस्टमर पे आ जाएगा। सबसे पहला कौन है? प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो कस्टमर को हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नहीं गिनते हैं, तो लास्ट में कौन आ जाता है? रिटेलर। तो रिटेलर लास्ट लिंक है इस चैनल का। अब कंपटीशन के ऊपर दो होता है, मैंने पहले भी बता दिया। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कल मैंने आपको पढ़ाया था, पर आगे भी पढ़ाऊंगा। इम्परफेक्ट के अंदर भी सब टाइप होते हैं। एक हो जाता है मोनोपोली, एक हो जाता है ओलिगोपोली, एक हो जाता है मोनोपोलिस्टिक। लिख लो, खत्म ये।